नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी। भारतीय मानक ब्यूरो ने हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जिंग मानकों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया और एक अनुसंधान के अनुसार पश्चिम अंटार्कटिका में बर्फ का तेजी से पिघलना जारी है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है। ये संस्करण ओईसीडी देशों में प्रवासी माताओं के श्रम बाजार में एकीकरण और प्रवासी आबादी के बीच प्रजनन पैटर्न पर केंद्रित है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने मूल निवास स्थान से दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार या मूल राज्य में ही दूसरे स्थान पर जाने को प्रवासन कहा जाता है। प्रवास मुख्य रूप से रोजगार के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत उन मूल देशों की सूची में शीर्ष देश के रूप में उभरा है जहां के लोगों ने ओईसीडी देशों में सबसे अधिक नागरिकता प्राप्त की है। भारत के 4 लाख नागरिकों ने ओईसीडी देशों में नागरिकता प्राप्त की है। 2022 में ओईसीडी देशों में स्थायी प्रकार का प्रवासन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। ये लगभग 6 मिलियन था। ये मुख्य रूप से परिवारों द्वारा किए जाने वाले प्रवासन, प्रबंधित श्रमिक प्रवासन और मुक्त गतिशीलता से प्रेरित था। जर्मनी, पोलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में तुलनात्मक तौर पर सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी आए। अप्रवासी माताओं को बिना बच्चों वाली अप्रवासी महिलाओं और अपने मूल स्थान की माताओं की तुलना में असंगत रूप से ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रवासी महिलाएं अपने मूल स्थान की माताओं की तुलना में अधिक बच्चे पैदा करती हैं, फिर भी अधिकतर ओईसीडी देशों में उनकी कुल प्रजनन दर अभी भी प्रतिस्थापन दर से नीचे है। अप्रवासी और मूल स्थान की माताओं के बीच रोजगार दर में अंतर 20% है। व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और सांस्कृतिक कारक मातृ रोजगार के समक्ष मुख्य बाधाएं हैं। प्रवासी माताएं अक्सर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों की वजह से रोजगार या नौकरी से वंचित हो जाती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसकी उत्पत्ति मार्शल योजना के तहत यूरोप को दी जा रही अमेरिकी और कनाडाई आर्थिक सहायता को प्रशासित करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन किया गया था और वर्ष 1961 में ओईईसी का नाम बदलकर ओईसीडी रख दिया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों और अन्य साझेदारों को एक साथ लाता है। ये सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर मुख्य वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम सहित इसके 38 देश संगठन के सदस्य हैं। भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है, लेकिन वो इसका मुख्य भागीदार है। ओईसीडी देश और अन्य भागीदार विश्व व्यापार और निवेश के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस सहयोग ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर जुलाई 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। इस एमओसी का उद्देश्य भारत और जापान के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है, जैसे कि सरकार से सरकार और बिजनेस टू बिजनेस सहयोग के माध्यम से सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान करना, उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर्स के महत्व को स्वीकार करना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना। एक लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला औद्योगिक क्रांति 4.0 के अनुरूप है। ये नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को मजबूत बनाएगी, ये हरित परिवहन को बढ़ावा देगी, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण में मदद करेगी। भारत के समक्ष सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कई चुनौतियां हैं, जैसे कि भारत में सेमीकंडक्टर अभी अपने शुरुआती दौर में है। सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1% है। इसके अलावा वैश्विक सेमीकंडक्टर बिक्री में मात्र 0.5% की हिस्सेदारी है। देश में विनिर्माण क्लस्टर्स की कमी है।
एक सफल सेमीकंडक्टर उत्पादन इकोसिस्टम बनाने के लिए विनिर्माण क्लस्टर का होना जरूरी है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है। वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता का लगभग 75% चीन और पूर्वी एशिया में केंद्रित है। दुनिया के 100% सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान और दक्षिण कोरिया में विनिर्मित होते हैं। सेमीकंडक्टर्स को और प्रोत्साहन देने के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए। इससे भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। डिजाइन अवसंरचना, पेटेंट सुरक्षा तथा कार्यबल विकास से संबंधित कमियों और अंतरालों को दूर करने पर ध्यान देने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में मजबूत और सतत सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को सुनिश्चित करना है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतियां बनाना है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जिंग मानकों को मंजूरी दी। ये मंजूरी स्वदेशी AC और DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर्स के लिए दी गई है। इन मानकों को IS 17017 पार्ट 2 या सेक्शन 7 2023 के नाम से जाना जाएगा। AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा। ये लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जारी किया गया दुनिया का पहला संयुक्त AC और DC चार्जिंग कनेक्टर मानक है। LEVs में दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और माइक्रो कार आती हैं। माइक्रो कार वो कार होती हैं जिसके इंजन की क्षमता 700 सीसी से कम होती है। इन मानकों को नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दोपहिया वाहन निर्माता एथर और सरकारी तथा उद्योग जगत से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच आपसी सहयोग को विकसित किया गया है। चार्जिंग मानकों को अपनाने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ साथ एक खुली व्यवस्था का निर्माण करने में मदद मिलेगी। इससे EVs को बेहतर ढंग से अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे तेज और धीमी चार्जिंग दोनों के लिए हाइब्रिड और लागत कुशल अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित होगा। इससे चार्जर्स के विनिर्माण की लागत में कमी आएगी, जिससे अंततः EVs की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे ग्राहकों को लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्वारा प्रदान की जाने वाली किलोमीटर रेंज से संबंधित आशंका का समाधान होगा। LEVs और EVs के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए और भी कई सरकारी पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना। इस योजना को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना। इसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। EVs की सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा के लिए अधिकतम टैरिफ दरों को निर्धारित किया गया है। EVs पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही EVs पर रोड टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया है। अन्य देशों में चार्जिंग मानकीकरण की बात करें तो चीन में GB/T है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्ला द्वारा विकसित अमेरिकन चार्जिंग स्टैंडर्ड नेक्स है। जापान में चाडेमो है और यूरोप में कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम यानी CCS है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। ये सब्सिडी 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2010 से फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना द्वारा शासित होती है। NBS रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। NBS योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार करना, उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। केंद्र सरकार नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों पर एक निश्चित दर पर सब्सिडी प्रदान करती है। ये सब्सिडी वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे बोरॉन और जिंक के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत 22 ग्रेड के फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक तथा 16 ग्रेड के नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर यानी NPKs मिश्रित उर्वरक शामिल हैं। यूरिया NBS योजना के अंतर्गत नहीं आता है। NBS योजना का लाभ यह है कि इस योजना से मृदा में NPK जैसे पोषक तत्वों की मात्रा में असंतुलन
और सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करके मृदा की उर्वरता बहाल करने में मदद मिलती है। ये पोषक तत्व विशेष रूप से मृदा में नमी की स्थिति और फसल की जरूरतों के आधार पर उपयोग किए जाते हैं। ये योजना देश में स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देती है। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। मुख्य रबी फसल हैं गेहूं, जौ, सरसों, पत्ता गोभी, जीरा, अलसी, सूरजमुखी आदि। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ने अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसमें 126 देशों के राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आंकड़ों को संकलित किया गया है। इस डैशबोर्ड में दर्शाया गया है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में भूनिम्नीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। 2015 से 2019 के बीच प्रतिवर्ष कम से कम 10 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक जमीन निम्नीकृत हो गई थी। भारत का रिपोर्ट किया गया 9.45% भूमि क्षेत्र निम्नीकृत हो गया है। 2016 से 19 के बीच रिपोर्ट किए गए वैश्विक भूमि क्षेत्र का 50.49% और भारत का 36.8% भूमि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया था। वहीं पूर्वी और मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र सबसे ज्यादा गंभीर निम्नीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। भूमि निम्नीकरण वर्तमान में और भविष्य के लिए मिट्टी की उत्पादक क्षमता में गिरावट या हानि है। 109 देशों ने 2030 के लिए स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किए हैं। LDN यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सामयिक एवं स्थानिक स्तर पर स्थिर रहती है या उनमें वृद्धि होती है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकरण वाली भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए स्वैच्छिक बॉन्ड चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। भारत ने मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस जारी किया है, जिसमें राज्यवार निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है। UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय की स्थापना 1994 में की गई। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन में है। ये मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इस अभिसमय के 197 पक्षकार हैं। इन पक्षकारों में 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत UNCCD का एक हस्ताक्षरकर्ता है। देश में इस अभिसमय के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। एक अनुसंधान के मुताबिक पश्चिम अंटार्कटिका में बर्फ का तेजी से पिघलना लगातार जारी है। शोधकर्ता ने इस अध्ययन के लिए हाई रिजोल्यूशन एमंडसन सी एम्बेमेंट आइस शीट मॉडल का उपयोग किया। एमंडसन सागर में तैर रही आइस शेल्फ महासागरीय गतिविधियों के कारण पिघल रही है। वर्तमान में यही वो मुख्य प्रक्रिया है जो समुद्री जल स्तर वृद्धि में अंटार्कटिका के योगदान को नियंत्रित करती है। एमंडसन सागर पश्चिमी अंटार्कटिका के तट पर स्थित है। और आइए अब आपको बताते हैं महासागरीय गतिविधियों की वजह से तैरती हुई आइस शेल्फ के पिघलने के बारे में। इसमें हिम के पिघलने से ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट जाती है। वो बिंदु जहां पर ग्लेशियर और आइस शेल्फ का संपर्क आधार तल से समाप्त होता है और उसका समुद्र में तैरना आरंभ होता है, उसे ग्राउंडिंग लाइन कहते हैं। इससे संपूर्ण ग्राउंडिंग लाइन के पास तैरती बर्फ महासागरीय गतिविधियों का सामना करने में सक्षम नहीं रह जाती है। ग्राउंडिंग लाइन की तरफ आइस शेल्फ के तेजी से आगे बढ़ने के कारण आइस शेल्फ का क्षैतिज प्रसार अधिक होने लगता है। इससे आइस शेल्फ पतली होने लगती है। इससे आइस शेल्फ की सतही ढलान तीव्र होने लगती है, जिसके चलते आइस शेल्फ और आगे की ओर बढ़ता है। महासागर की दिशा में आइस शीट्स के तीव्र प्रवाह के कारण आइस शीट्स के नीचे से भी बर्फ पतली होने लगती है। इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। हालिया अनुसंधान के चिंताजनक पहलू ये हैं कि समुद्र के जल स्तर में भारी प्रभाव पड़ा है। यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट्स पूरी तरह नष्ट हो गई तो समुद्र का जल स्तर 5 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे कि तटीय शहरों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। विश्व की 1/3 से ज्यादा आबादी समुद्री तटों से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से उनके समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 के तहत 1987 में स्थापित किया गया था। ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन संबंधी विकास के माध्यम से देश में जनजातीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। ये प्रधानमंत्री वन धन योजना का संचालन कर रहा है। इसका काम है जनजातियों द्वारा एकत्रित या उत्पादित गौण वनोपज और अधिशेष कृषि उपज के व्यापार को संस्थागत रूप देना।
अगला टॉपिक है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एट टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री ने 43वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक बहुउद्देशीय और अंतरक्रियात्मक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है। इसका लक्ष्य प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन की संस्कृति का विकास करना है। इसका उद्देश्य शिकायतों का समाधान करना, सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा करना है। प्रगति प्रणाली को प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC की मदद से इन हाउस डिजाइन किया है। इसमें 3 स्तरीय प्रणाली शामिल है, जिसमें PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को PMKSY AIBP के तहत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें गौला नदी पर एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। गौला नदी रामगंगा नदी की सहायक नदी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2015-16 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए निश्चित जलापूर्ति के तहत आने वाले कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है, खेत में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हैं AIBP घटक। इसके तहत बड़ी या मध्यम सिंचाई वाली परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत हर खेत को पानी शुरू किया गया है। कृषि और किसान मंत्रालय का प्रति बूंद अधिक फसल है। इसके अलावा समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है। एशियाई विकास बैंक ADB ने संधारणीय शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए भारत को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इसका समग्र उद्देश्य भारत में आवश्यक शहरी सेवाओं की प्राप्ति में सुधार करना है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना के लिए 1963 में एशियाई आर्थिक सहयोग पर प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एक संकल्प अपनाया गया था। यह सम्मेलन एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग ने आयोजित किया था। गौरतलब है कि 1976 में ECAF का नाम बदलकर एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP कर दिया गया। इसका उद्देश्य चरम गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लोचशील और संधारणीय एशिया और प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है। इसके 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 एशिया में हैं और बाकी प्रशांत क्षेत्र से हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसका सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। ADB के 5 सबसे बड़े शेयरधारक देश हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला टॉपिक है राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन VCDR। हाल ही में भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़कर जाने को कहा है। न्यूजीलैंड ने VCDR का संदर्भ देते हुए भारत के इस कदम की निंदा की है। VCDR पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्तमान में इसके 193 पक्षकार हैं। भारत ने 1965 में इस कन्वेंशन का अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास सुनिश्चित करना है। वियना कन्वेंशन स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक संपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है। VCDR का प्रावधान ये है कि ये राजनयिक मिशनों के कार्यों को निर्धारित करता है। ये राजनयिकों और उनके मिशनों को दी गई उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों से संबंधित विशेष नियमों का उल्लेख करता है। ये किसी राजनयिक मिशन और उसे भेजने वाले देश के बीच स्वतंत्र संचार की गारंटी देता है। 3 बेसिन शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल में किया गया था। 3 बेसिन शिखर सम्मेलन में शामिल हैं कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। कांगो बेसिन में शामिल है कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गिबॉन। इन सबको मिलाकर कांगो बेसिन बना है। वहीं अमेजन बेसिन के तहत दक्षिण अमेरिका के 9 देश आते हैं। इन तीनों बेसिनों के पारिस्थितिकी तंत्र में विश्व के 80% उष्णकटिबंधीय वन और पृथ्वी की 2/3 जैव विविधता समाहित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पहली बार ICN के संचालन समूह का सदस्य बना है। CCI की सदस्यता अवधि 2 वर्ष होगी। ICN 140 प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों या एजेंसियों का एक विशेषीकृत किंतु अनौपचारिक नेटवर्क है। ICN का लक्ष्य दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियों में बेहतर मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने का समर्थन करना है। ICN का मार्गदर्शन संचालन समूह नामक इसके शीर्ष निकाय द्वारा किया जाता है। इस समूह में 18 सदस्य शामिल होते हैं।
25/25 टारगेट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक विश्लेषण के अनुसार भारत 25/25 के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 25/25 का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनका उद्देश्य 2025 तक 4 गैर संचारी रोगों के कारण समय से पूर्व होने वाली मृत्यु की दर में 25% की कमी लाना है। ये कमी 2010 के स्तर की तुलना में की जाएगी। ये 4 प्रमुख NCDs हैं: कैंसर, हृदय संबंधी रोग, श्वसन संबंधी पुराने रोग और मधुमेह। भारत में 2010 से 2025 तक इन 4 NCDs के कारण समय से पूर्व होने वाली मृत्यु की दर में 13.9% की कमी आने का अनुमान है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। आइसलैंड, यहाँ की राजधानी रेक्जाविक है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री समान वेतन की मांग कर रही महिलाओं की हड़ताल में शामिल हुए। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। आइसलैंड नाटो का सदस्य है। इसकी तटरेखा उत्तर में ग्रीनलैंड सागर से, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर से, दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से और उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जलडमरू मध्य से लगती है। उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जलडमरू मध्य इसे ग्रीनलैंड से अलग करता है। आइसलैंड का उच्चतम बिंदु है हवाना डल्स शिखर और सबसे लंबी नदी है जोरसा नदी। इसकी जलवायु 2 महासागरीय धाराओं यानी भूमध्य रेखा के करीब से आने वाली गल्फ स्ट्रीम और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के आपस में मिलने से प्रभावित होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।